गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं आगे की टर्मिनोलॉजी। उसमें हम एक तो पुष्प की संरचना देखेंगे, उसके भागों को स्टडी करेंगे और हम पुष्प में सममिति, साथ ही अंडाशय की स्थिति के आधार पर या उसमें जो पुष्पीय पत्र है उनके आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे और द्विलिंगी एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं उनको देखेंगे। एकलिंगी पुष्पों में पिस्टिलेट फ्लावर्स, स्टेमिनेट फ्लावर्स जैसी टर्मिनोलॉजी को आज हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जनन अंग। तो अगर जनन अंगों के बारे में अगर एंजियोस्पर्म प्लांट में देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत या जनन अंगों के रूप में जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या बनते हैं, उनमें बनते हैं पुष्प। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है एंजियोस्पर्म पार्टों का वो क्या होता है, पुष्प होता है। और पुष्प के अंदर ही नर तथा मादा जननांग बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो पुष्प होता है वह एक्चुअली में होता क्या है। तो आपने एक लाइन ऐसी पढ़ी होगी कि जो पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्रवाह है। क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है। मतलब फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट। क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है, मतलब फ्लावर इज ए मॉडिफाइड ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट क्या होता है, तो पादप का जो वायवीय भाग होता है, अगर वायवीय भाग का कोई एक पोर्शन जिसमें थोड़ा बहुत मात्रा तने की हो, थोड़ा बहुत तना हो, कुछ मात्रा में शाखाएं हो और पत्तियां हो, तो उस भाग को क्या कहेंगे हम, शूट कहेंगे। और पादप के वायवीय भाग को क्या कहा जाता है, शूट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे शूट या बहुत सारी शाखाएं उपस्थित होती है। तो शाखा को हम एक तरह से शूट कह सकते हैं जिसमें पत्तियां भी होती है और स्टेम वाला पोर्शन भी होता है। तो उसके रूपांतरण से ही क्या बनता है, या उसके मॉडिफाई होने से ही क्या बनता है, पुष्प बनता है। क्योंकि पुष्प में आपको जो यहाँ पर बाह्य दल दिख रहे हैं, दल दिख रहे हैं, पुंकेसर दिख रहे हैं, और इसका जो जायाम या इसका जो अंडप है, कार्पल है, वह किसके रूपांतरण से बने हैं, वह बने हैं पत्तियों के रूपांतरण से। किसके रूपांतरण से बने हैं, क्योंकि शाखा में या शूट में जो पत्तियां होती है उसके रूपांतरण से तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, बाह्य दलों का, पुंकेसर का और इसके कार्पल्स या अंडप का। तो पत्तियों के रूपांतरण से यह संरचनाएं बनी है, और यह संरचनाएं जिस एक्सिस पर लगी हुई रहती है उसे हम तने का या शाखा का भाग हम मान सकते हैं। क्योंकि शाखा पर जिस प्रकार पत्तियां व्यवस्थित होती है उसी प्रकार यहाँ पर जो पुष्पासन है उस पर ये सारे ही जो पुष्पीय पत्र है इनको क्या बोलेंगे हम, बाह्य दल, उमंग और जो जायाम है, इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है पुष्पीय पत्र या पुष्पीय पत्तियां। तो ये थैलेमस पर या पुष्पासन पर लगे हुए रहते हैं, तो थैलेमस को क्या बोल सकते हैं, शाखा का हम स्टेम बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पुष्प है वह एक रूपांतरित प्रवाह है, परंतु शाखा में जो पत्तियां होती है वो दूर दूर व्यवस्थित होती है, जबकि जो पुष्प होता है उसमें सारी ही पत्तियां काफी पास से निकलती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको थैलेमस दिख रहा है, थैलेमस में जो पर्वसंधियां होती है तो काफी पास उपस्थित होती है, और इन पर्वसंधियों से इन पुष्पीय पत्रों का निर्माण होता है। सबसे निचली वाली जो पर्वसंधि होती है उससे सेपल्स निकलेंगे, इसके ऊपर वाली से पेटल्स या दल निकलेंगे, उसके ऊपर वाली से पुंकेसर या एंड्रोसियम वाला पोर्शन निकलेगा, और उसके ऊपर वाली पर्वसंधि से क्या निकलेंगे, गाइनोसियम वाला पोर्शन बनेगा। तो जो पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्रवाह है, मतलब प्रवाह ही किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है, पुष्प के रूप में रूपांतरित हो जाता है। मतलब उसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियां कहाँ से निकलती है, पर्वसंधि से ही निकलती है। उनकी पर्वसंधियां काफी पास व्यवस्थित हो जाती हैं, और जो पत्तियां हैं कुछ तो ग्रीन कलर की रहेगी और कुछ कलरफुल हो जाती है।
ये जो कलरफुल हो जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, दल या दलपुंज कह देंगे। और उसके बाद कुछ पत्तियां बीजाणु पन्नों के रूप में चेंज हो जाती है, जैसे कुछ लघु बीजाणुओं को धारण करने लग जाती है, जिन्हें कह देते हैं हम पुंकेसर, और कुछ गुरु बीजाणुओं को धारण करने लग जाते हैं, जिन्हें हम अंडक कह सकते हैं। जैसे हमने अभी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो मेगास्पोरोफिल और जो माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ी है, माइक्रोस्पोरोफिल किसका माइक्रोस्पोरोफिल के रूपांतरण से क्या बनते हैं, यहाँ पर पुंकेसर बनते हैं, और मेगास्पोरोफिल के रूपांतरण से क्या बनते हैं, इसका अंडक बनते हैं, क्योंकि मेगास्पोरोफिल किस में रूपांतरित हो जाती है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, तो वह अंडक या कार्बल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको पुष्प के अंदर जो एक तो सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, एक पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, एक स्टेमन्स या पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, और एक यहाँ पर कार्पल दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमने केवल इनके एक एक यूनिट की बात की। अब जो यहाँ पर आपको सेपल्स दिखाई दे रहे हैं वह यहाँ पर एक की संख्या में नहीं होता, बहुत सारे सेपल्स यहाँ पर फ्लोवर्स के निचले भाग में उपस्थित होते हैं, या फ्लोवर्स में जो सबसे बाह्यतम जो आवरण बनाएगा तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, बहुत सारे सेपल्स के व्यवस्थित होने से। तो पुष्प का जो सबसे बाह्यतम आवरण होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाएगा, कैलिक्स या बाह्य दल या बाह्य दल पुंज या कैलिक्स से कहेंगे। और जो कैलिक्स की जो इकाई होती है वह क्या होती है, सेपल या बाह्य दल होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे सेपल्स व्यवस्थित होते हैं और वह एक कैलिक्स का निर्माण करते हैं या कैलिक्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मतलब बाह्य दल आपस में व्यवस्थित होकर एक बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पर बाह्य दल होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 6 या 7 भी हो सकते हैं। अब जो ये कैलिक्स है, ये पृथक भी जो ये कैलिक्स है, इसमें जो ये सेपल्स है ये पृथक भी हो सकते हैं या आपस में ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इसी आधार पर जो बाह्य दल पुंज होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो पृथक बाह्य दल पुंज या पॉलीसेपेलस कंडीशन, और एक होता है संयुक्त बाह्य दली अवस्था जिसे हम गेमोसेपेलस कहते हैं। और कैलिक्स किनसे मिलकर बना हुआ होता है, सेपल से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब कैलिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, ये क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ सेपल्स मतलब बाह्य दलों का जो समूह होता है या जो संग्रहण होता है उसे क्या कहेंगे हम, कैलिक्स कहेंगे। इसी प्रकार कैलिक्स के अंदर क्या उपस्थित होता है, कोरोला उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, कोरोला, जैसे हिंदी में बोला जाता है दलपुंज। अब जो दलपुंज होता है ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के या हरे रंग, जो ये दलपुंज होते हैं ये कैसे होते हैं, रंगीन कलर के होते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं, जैसे पीले भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो ये दलपुंज है, ये दलपुंज में दलपुंज किससे मिलकर बने हुए होते हैं या किसका कलेक्शन है यह, तो ये है दलों का कलेक्शन। मतलब बहुत सारे दल आपस में जब मिल जाते हैं तो उनसे क्या किसका निर्माण होता है, दलपुंज का या कोरोलों का निर्माण होता है। तो दलपुंज को क्या मान सकते हैं हम यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ पेटल्स या दलों का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। और दलपुंज कैसे हैं, रंगीन कलर के हैं। तो मतलब ये कीड़े मकोड़ों को या जो इंसेक्ट्स है उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। मतलब परागण की प्रक्रिया में क्या करेंगे, यह सहायक होंगे। तो जो यहाँ पर यह बाह्य दलपुंज है और जो दलपुंज है यह पुष्प के क्या है, सहायक जनन चक्र है। क्या है, सहायक जनन चक्र, क्योंकि ये जनन में तो भाग नहीं लेंगे, मतलब इनमें बीजाणु जैसी संरचनाएं तो नहीं बनेंगी,
परंतु जनन में क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे हमने देखा जलकुंज क्या कार्य करते हैं, परागण के लिए जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो बाह्य जलकुंज होते हैं ये पुष्प की सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो ये क्या है, सहायक जनन चक्र के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार अगर हम पुष्प के अंदर देखें, पुष्प के अंदर क्या होते हैं, जलकुंज के अलावा क्या होता है, यहाँ पर एंड्रोसियम होता है जो कि नर जनन अंग होता है। और एंड्रोसियम में क्या उपस्थित होते हैं, बहुत सारे पुंकेसर उपस्थित होते हैं। मतलब बहुत सारे पुंकेसर या कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स के मिलने से किसका निर्माण होता है, एंड्रोसियम का निर्माण होता है। या कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स को ही क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है, जो कि क्या है, नर जनन अंग है। और स्टेमन्स मतलब पुंकेसर, पुंकेसर में भी दो भाग होते हैं, एक तो इसका लंबा जो तंतुनुमा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट्स या पूतंतु कहा जाता है। और इस पूतंतु के शीर्ष भाग पर ही क्या होते हैं, एंथर या परागकोश उपस्थित होते हैं। और इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, स्टेमन्स का निर्माण या पुंकेसर का निर्माण होता है। अब पुंकेसर यहाँ पर कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, ये पुंकेसर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और असंख्य भी हो सकते हैं। अब ये पुंकेसर आपस में भी जुड़े हुए रहते हैं। इस आधार पर हम इसे आगे बांटेंगे। से युक्ताकोशी पुंकेसर जिनमें केवल इनके परागकोश वाला पोर्शन ही जुड़ा हुआ रहेगा। एक वो पुंकेसर होते हैं जिनमें आधारीय भाग से लेकर शीर्ष भाग तक जुड़े हुए रहते हैं। एक टाइप और है जिनमें केवल इनके पूतंतु ही आपस में जुड़कर एक नलिका की समान संरचना या पुंकेसरी नाल का निर्माण कर देते हैं। तो इनको हम आगे देखेंगे। अभी तो केवल आपको यह समझना है कि जो पुष्प में जो नर जनन जो भाग होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम वाला भाग होता है। और एंड्रोसियम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स मतलब जो पुंकेसर है उनका संग्रहण होता है। और पुंकेसर के दो भाग कौन से हैं, एक तो एंथर है, एंथर से मतलब परागकोश, और एक इसमें फिलामेंट्स होता है जिसके द्वारा ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइनोसियम की। तो जो गाइनोसियम होता है वो किसका संग्रहण होता है, तो अगर गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम में जो कार्पल्स होते हैं उनके संग्रहण से या उनके मिलने से किसका निर्माण होता है, गाइनोसियम का निर्माण होता है। अगर हम कार्पल की बात करें या अंडक की बात करें तो उसके 3 भाग होते हैं। एक तो इसका जो शीर्ष भाग होता है जो कि परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है, इसे कहते हैं हम स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र। क्या कहेंगे, स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र। फिर वृत्तिकाग्र से नीचे वाला जो लंबा नलिका समान संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है वृत्तिका। क्या कहा जाता है, वृत्तिका कहा जाता है। और वृत्ति के आकार जो आधारीय भाग जो खुला हुआ होता है उसे कहा जाता है अंडाशय या ओवरी। और इस अंडाशय के अंदर इसमें कुछ मात्रा में प्लासेंटा उपस्थित होता है जिसके ऊपर बीजांड लगे हुए होते हैं। और उन बीजांडों के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित होता है जिनमें एग सेल उपस्थित होगी। और जैसे यहाँ पर मेल गैमेट आएंगे वह यहाँ पर परागनलिका के माध्यम से यहाँ तक आते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग सेल है उसको फर्टिलाइज करने का कार्य करते हैं। और उसी दौरान जो अंडाशय की जो भित्तियाँ होती हैं उनके द्वारा इसके चारों ओर एक वॉल बना दी जाती है जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ये गाइनोसियम दिखा रखा है इसमें बहुत सारे अंडक संयुक्त हैं। इसमें 2 अंडक भी हो सकते हैं या यह 3 अंडक भी यहाँ पर संयुक्त हो सकते हैं या प्रत्येक अंडक पृथक पृथक भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम इसे आगे बांटेंगे। जैसे गाइनोसियम में संयुक्त बहुत सारे अंडक भी संयुक्त हो सकते हैं और जितने भी अंडक होंगे वो पृथक पृथक भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो ये थी फ्लावर्स की संरचना। अब आपको पता है जो फ्लावर्स लगा हुआ होता है वो कहाँ पर लगा हुआ होता है, तो किसी पत्ती के कक्ष में ही यह लगा हुआ होगा। जैसे कोई ये शाखा है, शाखा पर यहाँ पर क्या है, ये पत्ती है, यहाँ पर ही क्या लगा हुआ रहता है, फ्लावर्स लगा हुआ रहता है। या किसी पुष्प क्रम में जो पत्ती होती है वहीं पर ही क्या लगा हुआ होगा,
पुष्प लगा हुआ होगा तो इस पर्ण को कहा जाता है सहपत्र। मतलब जिस पत्ती के कक्ष में पुष्प उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? सहपत्र कहा जाता है। अगर पुष्प पत्ती के कक्ष में नहीं लग रहा, वह एक पुष्पासन पर, वह एक पुष्प क्रम में लगा हुआ है, पुष्प क्रम में जो हमने शाखाएं देखी थी वहां पर क्या उपस्थित होता है? कुछ मात्रा में सहपत्रिकाएं उपस्थित होती थी। उन सहपत्रिकाओं के कक्ष से ही क्या निकला हुआ रहता था? पुष्प निकला हुआ रहता था। तो या तो वह सहपत्र के कक्ष से निकल सकता है या सहपत्रिका के कक्ष से निकल सकता है। तो अगर जिस पत्ती के कक्ष में पुष्प लगा हुआ है तो उस पुष्प को क्या बोलेंगे? सहपत्री पुष्प बोलेंगे। अगर यहाँ पर पर्ण नहीं है, वह सहपत्रिका के कक्ष से निकल रहा है, उसे हम सहपत्री पुष्प बोलेंगे। और पुष्प किस पर लगा हुआ रहता है? तो पुष्प में आपको पता होगा एक क्या होता है? पुष्प वृंत होता है और उसी के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? पुष्प लगा हुआ होता है। तो पुष्प में अगर पुष्प वृंत है तो उसे वृंती पुष्प बोला जाता है। अगर पुष्प वृंत उसमें एब्सेंट है उसे अवृंती पुष्प हम बोल सकते हैं। अब जो ये पुष्प वृंत है, पुष्प जिसके द्वारा लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत का जो ऊपरी सिरा होता है वह ऊपरी सिरे पर क्या हो जाता है? या तो अवतल हो जाएगा या गोलाकार हो जाएगा या शंकुनुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? या तो गोलाकार या शंकुनुमा या अवतल हो जाता है। मतलब यहाँ पर फूल जाता है यह, और इस फूले हुए भाग को ही क्या कहा जाता है? पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस का जो यह आधारीय भाग है ये क्या है? पुष्प वृंत है। तो पुष्प वृंत का ही जो ऊपरी भाग होता है वो किसका निर्माण करता है? पुष्पासन का निर्माण करता है या थैलेमस का निर्माण करता है। और यह पुष्प वृंत का कैसा भाग है? खुला हुआ या गोलाकार या शंकुरूपी या अवतल भाग होता है। और इस थैलेमस के ऊपर ही क्या लगे हुए होते हैं? पुष्प पत्र लगे हुए होते हैं। और पुष्प पत्र मैंने आपको बता ही दिया, एक तो दल है, बाह्य दल है, पुंकेसर है और अंडक है। और इनके जब संयुक्त अवस्था बोली जाती है तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम इन्हें हम बोल सकते हैं। अब पुष्पासन के परी जो पर्व संख्या होती है ये वहां से ही निकले हुए रहते हैं। अब कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें जो आपको ये दल और यहाँ पर जो बाह्य दल दिख रहे हैं, कौन कौन सा पोर्शन? एक तो दल वाला पोर्शन और एक बाह्य दल वाला पोर्शन। तो दल और बाह्य दल तो यहाँ पर कैसे हैं? रंगीन कलर के हैं। और बाह्य दल कैसे हैं? ग्रीन कलर के या हरे रंग के होते हैं। परंतु कुछ पुष्पों में दल और जो बाह्य दल होते हैं वह संरचना और उनके रंग में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो उन संरचनाओं को कहा जाता है परिदल। क्या कहा जाता है? परिदल। मतलब कुछ पुष्प ऐसे होंगे जिनमें दल तथा बाह्य दल के स्थान पर क्या पाए जाएंगे? परिदल पाए जाएंगे। और परिदल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टेपल। और परिदल पुंजों का जो समूह होता है, सॉरी परिदलों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे हम? परिदल पुंज। क्या बोलेंगे? परिदल पुंज। किसके स्थान पर होंगे ये? बाह्य दल और दल के स्थान पर होंगे। मतलब बाह्य दल और दल अगर संरचना और रंग में समानता प्रदर्शित करते हैं, संरचना और रंग में एक समान दिखाई देते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? परिदल बोला जाता है। और परिदलों का जो संयुक्त रूप होता है उसे क्या बोलते हैं हम? परिदल पुंज या पेरिएंथ बोला जाता है। ये अब ये देखिए हमने पुष्प की संरचना। अब एक टर्मिनोलॉजी और देखने को मिलेगी आपको। जो पुष्प होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो अपूर्ण पुष्प और एक होता है
पूर्ण पुष्प। अगर पुष्प में चारों ही पुष्प चक्र उपस्थित हो, कौन कौन से, एक तो कैलिक्स हो, एक कोरोला हो, एक पुंमंग हो और एक जायांग हो। क्या हम बोल सकते हैं कि दल, बाह्य दल, पुंमंग, दल, बाह्य दल, पुंकेसर और जायांग। अगर ये चारों ही पुष्प पत्र या पुष्प चक्र उपस्थित हो पुष्प में, तो उस पुष्प को बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प। क्या बोला जाता है? कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प। अगर यदि पुष्प में इन चारों में से ही एक पुष्प पत्र या पुष्प चक्र एब्सेंट हो, मान लिया जाए बाह्य दल एब्सेंट है या दल एब्सेंट है या पुंकेसर एब्सेंट है या जायांग एब्सेंट है, अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण पुष्प। क्या बोला जाता है? अपूर्ण पुष्प। अब लिंग के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो द्विलिंगी। कौन से? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होगा? पुष्प के अंदर जायांग वाला पोर्शन भी रहेगा और एंड्रोसियम वाला पोर्शन भी रहेगा। मतलब पुष्प में पुंकेसर और अंडक दोनों ही उपस्थित होंगे तो उस पुष्प को क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। मतलब नर तथा मादा दोनों ही जन्म संरचनाएं अगर पुष्प के अंदर उपस्थित है तो उस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प बोला जाएगा। अगर दोनों में से केवल एक ही है तो उसे क्या बोला जाएगा? एक लिंगी पुष्प बोला जाएगा। मतलब या तो जायांगी होगा या एंड्रोसियम ही होगा, उस पुष्प को क्या बोलेंगे हम? एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। अब आपको एक दो टर्मिनोलॉजी और देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो स्टेमिनेट फ्लावर। कौन सा? स्टेमिनेट फ्लावर या इसे बोला जाता है पुंकेसरी पुष्प। क्या बोला जाता है? पुंकेसरी पुष्प। तो स्टेमिनेट फ्लावर के लिए बोलेंगे वह पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। मतलब उसमें क्या है? ओनली पुंकेसर ही उपस्थित है, तो उस पुष्प को क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। अब कुछ पुष्प ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें केवल स्त्री केसर या अंडक ही होता है। क्या होगा? केवल स्त्री केसर ही होगा, उन्हें बोला जाता है स्टीलेट फ्लावर। क्या बोला जाता है? स्टीलेट फ्लावर। तो इन फ्लावर में क्या होगा? केवल स्त्री केसर या अंडक ही उपस्थित होगा। मतलब अगर किसी पुष्प में केवल स्त्री केसर ही उपस्थित है तो उसको स्टीलेट फ्लावर कहा जाता है। अगर पुष्प केवल पुंकेसरों के द्वारा ही निरूपित किया जा रहा है तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर बोला जाता है। अब जो पुष्प होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पुष्प व्रंत देखने को मिलेगा। मैक्सिमम केस में तो क्या मिलेगा? पुष्प व्रंत। उन्हें व्रंती पुष्प बोलेंगे। जिनमें एब्सेंट होगा उन्हें सीसाइड बोलेंगे। अब पुष्प व्रंत पर कुछ ऐसी संरचनाएं या पत्ती लाइक संरचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उन पत्ती लाइक संरचनाओं को कहा जाता है अनुबाह्य दल। क्या कहा जाता है? जो इसका जो पुष्पासन है, यहाँ पर जो पुष्प व्रंत है इसके ऊपर जो पत्ती लाइक संरचनाएं दिखाई देती हैं इनको बोला जाता है सहपत्रिकाएं। क्या बोला जाता है? सहपत्रिकाएं। और आपको जो बाह्य दल है इनके आधारीय भाग पर जो पत्ती लाइक संरचनाएं दिखाई देती है उन्हें बोला जाता है अनुबाह्य दल। क्या बोला जाएगा? अनुबाह्य दल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प की सममिति। पुष्प में 3 प्रकार की सममिति हमें देखने को मिलती है। एक तो वह पुष्प जिसमें कौन सी सममिति पाई जाएगी? त्रिज्या सममिति। या सममिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। एक तो त्रिज्या सममित पुष्प,
त्रिज्या समेत पुष्प किन्हें कहेंगे? वह पुष्प जिनको किसी भी तल से लंबवत रूप से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाए। जैसे कोई ये यहाँ पर एक पुष्प है, हम किसी भी तल से इसको काटें तो वह दो बराबर भागों में बट जाए, मतलब इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों ही भाग सेम दिखाई दे। तो इस प्रकार के पुष्प को कहा जाता है त्रिज्या सममिति पुष्प, और इस समिति को त्रिज्या समिति या एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर समिति। क्या कहा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प या त्रिज्या समित पुष्प। किसे कहेंगे? अगर हम पुष्प को लंबवत रूप से किसी भी तल से काटे, कोई एक फिक्स तल नहीं है, हम ऐसा भी तल ले सकते हैं, ऐसा भी लग सकते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रूप से अगर किसी भी तल से काटे तो जो पुष्प होता है वह दो बराबर भागों में बट जाता है, मतलब दोनों ही पोर्शन में समान मात्रा में क्या या समान क्या दिखते हैं, उनके जो पुष्प चक्र है वो समान मात्रा में मतलब समान संख्या में बट जाते हैं। उस समिति को कहा जाता है त्रिज्या समिति, और उस पुष्प को कहेंगे हम त्रिज्या समेत पुष्प। और कौन से पुष्प में पाई जाती है? यह पाई जाती है तो सरसों में। सरसों के पुष्प को किसी भी तल से काट के देखो, दोनों ही तल बराबर दिखाई देते हैं। एक होती है ये पिटूनिया में। अब जो त्रिज्या समेत पुष्प होता है, इसकी जो खास विशेषता होती है, इसमें क्या होता है, जितने भी जो पुष्पीय चक्र होते हैं वह समान संख्या में होते हैं, या पुष्पीय चक्र समान होते हैं। जैसे दलबी में 5 मिलेंगे, बाह्य दलबी 5 मिलेंगे, उनके साथ भी 5 और जायांग भी 5। तो अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो आधे आधे बट जाते हैं। तो इसी कारण इनमें क्या पाई जाती है? त्रिज्या समिति पाई जाती है, क्योंकि इनमें पुष्प चक्रों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? समान होती है। इसके बाद बात करें हम समिति के आधार पर जो दूसरे प्रकार का पुष्प है वह है एक व्यास समित पुष्प। कौन सा? एक व्यास समित पुष्प। तो ऐसे पुष्प जिनको केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, मतलब पुष्प को केवल एक फिक्स पैटर्न पर या एक फिक्स तल से ही केवल दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगर उसको दूसरे तल से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बट सकता। इस प्रकार के पुष्प को क्या कहेंगे हम? एक व्यास समित पुष्प कहा जाता है, या जाइगोमॉर्फिक पुष्प कहा जाता है। क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक पुष्प या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाता है। इसमें केवल पुष्प को हम एक ही तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद एक टाइप का पुष्प और मिलता है जिसमें किसी भी प्रकार की समिति नहीं पाई जाती। उस पुष्प को कहा जाता है असमित पुष्प। मतलब ऐसे पुष्प जिनको किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, उन्हें कहेंगे असमित पुष्प या एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल या एसिमेट्री उनमें पाई जाती है। समिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। तो त्रिज्या समेत पुष्प जिनको किसी भी तल से अगर ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप से काटे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। किसमें होते हैं इस प्रकार के पुष्प? सरसों और पिटूनिया में। और क्यों इनमें त्रिज्या समिति पाई जाती है? क्योंकि इनमें पुष्प जो चक्र हैं, पुष्प चक्रों के जो सदस्य हैं, उनमें उनकी जो संख्या होती है वह सभी पुष्प चक्रों में समान होगी। उसके बाद है एक व्यास समित पुष्प या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इनमें क्या होगा? जो पुष्प होगा उसको केवल एक ही तल से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर दूसरे तल से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो इसमें ऐसी क्या खास विशेषता रही होगी जिसके कारण ये केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बट रहा है? इनमें जो एक पुष्प चक्र होता है या एक पुष्पीय पत्र का जो चक्र है वह इनमें असममित होता है। मतलब एक पुष्प चक्र के सदस्यों की संख्या में या तो कम हो सकती है दूसरे सदस्यों से, या ज्यादा हो सकती है। इसी कारण इनको केवल एक ही तल से हम दो बराबर भागों में
बांट सकते हैं। उसके बाद है असममित पुष्प, जिनमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं है, मतलब किसी भी तल से काटो दो बराबर भागों में यह नहीं बटेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो पुष्प होते हैं वो पुष्प कहाँ पर लगे हुए होते हैं, पुष्प वृंत के द्वारा लगे हुए होते हैं, मतलब पुष्प वृंत का जो ऊपरी भाग होता है थैलेमस, उसके ऊपर पुष्पीय पत्र लगे हुए होते हैं और उनके मिलने से किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। जो थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर यहाँ पर क्या उपस्थित होती है, पर्व संध्या उपस्थित होती है, जहाँ से क्या निकलते हैं, पुष्पीय पत्र, जैसे बाह्य दल, पुमंग, जायांग जैसी संरचना यहीं से ही निकलते हैं। तो अगर इन पर्व संधियों के बीच की दूरी की बात कर ली जाए या हम शाखा की बात कर ले जो कि पुष्प में रूपांतरित होने वाले हैं, तो उनमें हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे दलदल, पुमंगदल, जायांगदल, पूर्ण जायांगदल। तो अगर हम एंथोपोर की बात करें तो मान लिया जाए कि थैलेमस वाला भाग है, इसमें यहाँ की जो पर्व संधि है इनसे क्या निकल रहे हैं, दल निकल रहे हैं, और इनके निचले भाग की जो पर्व संधि है यहाँ से बाह्य दल निकल रहे हैं। तो दल तथा बाह्य दल के बीच की जो पर्व होता है उसे ही क्या बोलेंगे हम, दलदल बोलेंगे या एंथोपोर बोलेंगे। बाह्य दल यहाँ से निकल रहे हैं और दल ऊपरी सिरे से निकल रहे हैं, तो इनके बीच का जो ये स्थान है, इस स्थान को क्या बोला जाता है, पर्व है, क्योंकि पर्व के ऊपर क्या है, पत्तियां व्यवस्थित हैं और यहाँ पर जो पर्व संधियां हैं ये दूर दूर व्यवस्थित है। तो दो पर्व संधियों, एक पर्व संधि से तो क्या निकल रहे हैं, दल या कोरोला निकल रहे हैं, दूसरी पर्व संधि से क्या निकल रहे हैं, कैलिक्स निकल रहे हैं। तो दल और बाह्य दलों के बीच का जो पर्व होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, एंथोपोर या दलदल बोला जाता है। उसी प्रकार अगर हम पुमंग दल की बात करें तो पुमंग दल में क्या होगा, पुमंग दल में क्या होगा, इसके ऊपर एक और पर्व संधि होगी जहां से क्या निकलेंगे, पुंकेसर निकलेंगे। तो अगर दल और पुमंग के बीच का जो पर्व होता है इसे क्या बोला जाता है, एंड्रोपोर बोला जाता है। मतलब पुमंग, एंड्रोसियम और दल, कैलिक्स कोरोला, इनके बीच का जो पर्व है इसको क्या बोला जाता है, पुमंग दल बोला जाता है। उसी प्रकार अगर हम जायांग दल की बात करें तो इनके ऊपर एक और पर्व संधि होगी और वहां से किसका निर्माण होगा, जायांग का निर्माण होगा। तो पुमंग या एंड्रोसियम और जायांग के बीच का जो ये पर्व है इसे क्या बोला जाता है, गाइनोपोर या जायांग दल बोला जाता है। बाह्य दल और दल के बीच की जो जगह है या दल के बीच का जो पर्व है उसे तो दलदल, पुमंग और एंड्रोसियम के बीच का जो पर्व है उसे एंड्रोपोर, और पुमंग और गाइनोसियम के बीच का जो पर्व है उसे जायांग दल या गाइनोपोर बोला जाता है। अगर किसी पुष्प में पुमंग दल और जायांग दल दोनों ही उपस्थित है तो उस पुष्प को बोला जाता है पुंज जायांग दल या एंड्रोगाइनोपोर या गाइनेंड्रोपोर। क्या बोला जाता है, एंड्रोगाइनोपोर या गाइनेंड्रोपोर, जिसमें एंड्रोपोर भी होगा और गाइनोपोर भी होगा। तो उस पुष्प को क्या बोल देंगे हम सामान्य रूप से, एंड्रोगाइनोपोर या पुंज जायांग दल बोल देते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो आप नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं कि एंड्रोपोर क्या है, एंथोपोर क्या है, गाइनोपोर क्या है, एंड्रोगाइनोपोर या गाइनेंड्रोपोर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुष्पों के प्रकार, या जो ये पुष्प पत्र हैं जैसे बाह्य दल हैं, पुमंग है, जायांग है, इन पुष्प पत्रों के व्यवस्थित होने के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। अब पुष्प पत्रों के निवेशन के आधार पर
या अंडाशय की पोजीशन कहाँ पर है पुष्पासन पर, उसके आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हाइपोगाइनस फ्लावर, एक पेरीगाइनस और एक एपिगाइनस। तो पहले देखते हैं हम हाइपोगाइनस फ्लावर्स में। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है, जो अंडाशय होता है वह सुप्रियर होता है, मतलब सबसे ऊपर क्या होगा, अंडाशय होगा, और बाकी के अन्य जो पुष्पीय पत्र हैं वह अंडाशय के नीचे उपस्थित होते हैं। मतलब इस हाइपोगाइनस फ्लावर्स में क्या होगा, जो ओवरी होती है वह कैसी होती है, सुप्रियर या सबसे ऊपरी भाग में होती है। उसके नीचे की ओर क्या होते हैं, अन्य पुष्पीय पत्र जैसे दल, बाह्य दल और जो पुंकेसर या पुमंग है वह इसके नीचे की ओर होंगे। इसमें क्या होगा, पुष्पासन के सबसे ऊपर तो किसका निर्माण होगा, ओवरी का या अंडाशय का निर्माण होगा, और बाकी के जितने भी जो पुष्पीय चक्र हैं या पुष्पीय पत्र के जो चक्र हैं, जैसे दलपुंज, कैलिक्स है, कोरोला है और जो एंड्रोसियम है, वह इस अंडाशय के नीचे की ओर उपस्थित होगा। जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये क्या है, इसका पुष्पासन, और पुष्पासन पर सारे ही पुष्पीय जो पत्र के जो चक्र है वह लगे हुए रहते हैं। इनमें से सबसे ऊपर की ओर या जो सुप्रियर होता है वो क्या होता है, ओवरी, और उसके नीचे की ओर अन्य पुष्पीय चक्र लगे होते हैं। इसके बाद सेकंड है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, जो इसका पुष्पासन होता है वह एक प्याले नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उस प्याले नुमा संरचना के आधारीय भाग पर यहाँ पर क्या होगा, गाइनोसियम या अंडाशय होगा, और इस प्याले नुमा संरचना के जो ये किनारे हैं इनसे बाह्य दल और जो दल होते हैं या जो कैलिक्स और जो कोरोला वाला पोर्शन होता है वह लगा हुआ रहता है, और उनके सब यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। मतलब जो ये अंडाशय या जो गाइनोसियम होता है यह सुप्रियर न होकर थोड़ा नीचे की ओर होता है। इसी कारण जो यह अंडाशय की जो स्थिति होती है इसे आप इंफीरियर पोजीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप इंफीरियर पोजीशन या आधा अधोवर्ती अंडाशय क्या कहा जाता है, जो कि आधा थोड़ा सा नीचे की ओर है, और इसके जो पुष्प पत्र होते हैं वह इस किनारे से, जो पुष्पासन का जो किनारा है यहाँ से लगे हुए होते हैं। मतलब आप इंफीरियरी स्थिति है यहाँ पर अंडाशय की, और इस प्रकार के फ्लावर्स को कहा जाता है पेरीगाइनस फ्लावर। इसके बाद जो लास्ट फ्लावर है अंडाशय की स्थिति के आधार पर वह है एपिगाइनस। अब एपिगाइनस में क्या होता है, जो पुष्पासन होता है वह यहाँ पर एक प्याले नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और प्याले नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात उस प्याले नुमा संरचना के आधारीय भाग पर तो क्या होंगे, अंडाशय होंगे। मतलब जो अंडाशय होगा वो सबसे नीचे की ओर होगा, यहाँ पर क्या है, ये अंडाशय है, और अंडाशय के जो यहाँ पर ये किनारे हैं या ये पुष्पासन है, इसके ऊपर की ओर दूसरे पुष्पीय पत्र या पुष्पीय चक्र उपस्थित होंगे, जैसे बाह्य दल और जो पुमंग का जो चक्र होता है वो अंडाशय के शीर्ष भाग पर होता है। मतलब इस स्थिति में जो अंडाशय होता है वो सबसे नीचे होता है, और जो पुष्प के जो अन्य चक्र है वह ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं। मतलब अंडाशय क्या है, यहाँ पर सबसे नीचे स्थित है, मतलब अंडाशय अधोवर्ती स्थिति में है। तो ये तीनों ही प्रकार के पुष्प देख लिए हमने अंडाशय की स्थिति के आधार पर या पुष्प पत्रों के निवेशन के आधार पर। किसके ऊपर निवेशित होते हैं, ये पुष्पासन के ऊपर होते हैं। तो हाइपोगाइनस में क्या होगा, अंडाशय की स्थिति सुप्रियर रहेगी, मतलब सबसे ऊपर अंडाशय रहेगा, और उसके नीचे वाला जो भाग है वहां पर अन्य पुष्पीय पत्र लगे हुए होंगे।
उसके बाद पेरिगाइनस में अंडाशय यहाँ से सरक कर थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा और इसमें जो पुष्पासन होता है वो प्याले नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके आधारीय भाग पर यहाँ पर अंडाशय उपस्थित होगा और इस प्याले नुमा संरचना के या इस पुष्पासन के जो किनारे हैं यहाँ से अन्य पुष्पीय पत्र निकले हुए होंगे। मतलब जो पुष्पीय पत्र हैं और अंडाशय है वह एक सीधी रेखा में यहाँ पर नजर आते हैं और अंडाशय थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाता है, जिसे आप इनकी स्थिति या आधा अधोवृत्ति स्थिति कहा जाता है, या हम इसे आधा सुपीरियर स्थिति या आप सुपीरियर या आप इंफीरियर बोल सकते हैं। मतलब ये न तो ऊपर है और न ही नीचे है, बीच में है। इस प्रकार का जो पुष्प होता है या अंडाशय की स्थिति पर जो ये पुष्प होता है इसे पेरिगाइनस पुष्प कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होगा, अंडाशय सबसे नीचे की ओर होगा और उसके ऊपर अन्य पुष्पीय पत्र लगे हुए होंगे। इस प्रकार हमने तीनों ही प्रकार के पुष्पों को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान इस टर्मिनोलॉजी को या हमारी जो टैक्सोनॉमी है उसमें जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।